नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल जैन नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में गठिया रोग विशेषज्ञ की तरह कार्यरत हूँ। आज मैं आपको कमर की गठिया, जिसको हम बोलचाल की भाषा में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, उसके बारे में बताएंगे। उसके बारे में कि इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इनका इलाज क्या है और इलाज का क्या मकसद होता है। तो इन चारों चीज़ों के बारे में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले ये कैसे पहचाना जाए कि ये कमर का गठिया हो सकता है। तो सबसे पहले ये है कि ये यूजुअली यंग मेल्स में होता है। इसकी एज ग्रुप जो होती है वो 15 साल से लेकर 40 साल तक के या 45 साल तक के पेशेंट जो होते हैं, स्पेशली मेल्स। हालांकि ये फीमेल्स में भी कॉमन है बीमारी, पर मेल्स में ज़्यादा होती है। सुबह उठने पे अगर किसी को कमर के लोअर हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में उठने पे आधे घंटे से ज़्यादा अकड़न महसूस हो, तो ये कमर की गठिया का शुरुआती लक्षण हो सकता है। इसके अलावा इसमें कभी एक राइट बटक मतलब कूला या लेफ्ट बटक, कभी इस तरीके से भी पेन हो सकता है। फिर ये पेन धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है स्पाइन के अंदर, कब फिर ये बीच में आता है और फिर ये गर्दन की जो नसें हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो धीरे धीरे ये समय के साथ साथ, जैसे ये बीमारी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, तो शुरू के 2 साल में ये कमर के निचले हिस्से में रहेगी, फिर ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए गर्दन तक पहुंच जाती है अगले 5 से 10 सालों में। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि सुबह उठने में जो अकड़न महसूस होती है, इसके साथ साथ कई बार रात को इस बीमारी में कमर के दर्द की वजह से नींद भी खुलती है और सुबह उठने पे झुकने में दिक्कत आती है, करवट बदलने में दिक्कत आती है। फिर जैसे ही वो अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, जैसे नहाना धोना, फ्रेश होना, उसके बाद ये कमर की जो अकड़न है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये कमर का गठिया के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा इसमें दर्द की दवाई से बहुत ड्रामेटिक रिस्पांस आता है। जब भी वो दर्द की दवाई ले लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उनको लगता है कि ये कहीं बिस्तर की वजह से तो दर्द नहीं हो रहा है, या मैं कोई गलत तो नहीं सो गया उसकी वजह से तो दर्द नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में पेशेंट अपने 5 से 10 साल निकाल देते हैं। फिर वो जब बिल्कुल ही उनके मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं, तब वो गठिया रोग विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं। तो तब तक बीमारी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी होती है और ट्रीटमेंट से वो बीमारी रिवर्सिबिलिटी होने में दिक्कत आती है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से यह है कि अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको किसी को भी मिले आपके आसपास, और शुरुआत में शुरू का 1 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर उसमें ही हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पकड़ लें और इसको डायग्नोसिस कर लें और अपने गठिया रोग विशेषज्ञ मिलकर इसका इलाज शुरू कर दें, तो इस बीमारी को हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अब ये है कि जब भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हमें अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे इसको डायग्नोसिस करवाना चाहिए। तो इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें एक HLA-B27, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके बेसिस पे ही इस बीमारी का डायग्नोसिस होता है। अदर टेस्ट होते हैं, इसमें गठिया का अमूमन टेस्ट जो होता है रूमेटॉइड फैक्टर, वो नेगेटिव आता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि अरे ये तो गठिया तो आ ही नहीं रहा है, तो ये तो गठिया हो ही नहीं सकता है। पर ये गठिया का नेगेटिव वाला टेस्ट जो होता है वो कमर की गठिया के अंदर नेगेटिव आता ही है। इसके अलावा रूटीन टेस्ट जो होते हैं ESR CRP, जिसको हम एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार पेशेंट के ESR चल रहा होता है 100, CRP बहुत रेज्ड होता है, पर फिर भी पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बन रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको कमर का दर्द है और उनके ESR CRP रेज्ड है, उनको HLA-B27 टेस्ट करना चाहिए। एक बार उससे हमारा डायग्नोसिस हो गया तो अभी ये बीमारी जो है कमर के अलावा कई बार हिप जॉइंट को इन्वॉल्व करती है। हिप जॉइंट का पेन हमेशा ग्रोइन में आता है, बटक में नहीं होता है। इसके अलावा ये लंग्स को इन्वॉल्व कर सकती है या ये आँखों को इन्वॉल्व कर सकती है। उनमें यूवियाइटिस बड़ा कॉमन है। तो कई बार पेशेंट के यूवियाइटिस हो गया, वो आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये गठिया की वजह से हो सकता है मरीजों को। तो वो अपने आइज़ वाले डॉक्टर को दिखाते रहते हैं। हालांकि आइज़ वाले डॉक्टर गठिया रोग विशेषज्ञ के पास भेज देते हैं, लेकिन पेशेंट को भी ये पता होना चाहिए कि ये इस बीमारी का हिस्सा हो सकता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस भी, जैसा मैंने बताया कि यूवियाइटिस, और कई बार किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, उसको हम एमाइलोडोसिस बोलते हैं, या अपाइकल फाइब्रोसिस जो लंग्स के अंदर होता है, या हिप जॉइंट का आर्थराइटिस जिसको हिप आर्थराइटिस बोलते हैं। इसके अलावा इसमें नी जॉइंट में स्वेलिंग आ सकती है,
स्किन में रैशेस हो सकते हैं जिसको हम सोरियासिस बोलते हैं। जो पैरों की और हाथों की उंगलियां हैं उनमें सूजन आ सकती है जिसको हम डेक्टिलाइटिस बोल सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा इन पेशेंट में डायरिया हो सकता है, लॉन्ग टर्म डायरिया, क्रोनिक डायरिया जिसको बोलते हैं, या उसको अदर वर्ड्स में आईबीडी बोलते हैं, उसका इसके साथ एसोसिएशन हो सकता है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस बीमारी के कितना कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हमें एक बार कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो अपने गठिया रोग विशेषज्ञ से मिलना है। अब इसको बीमारी को कंफर्म करने के बाद इसकी सीवियरिटी को देखना चाहिए कि ये कौन सी स्टेज में है, कि भाई माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। उसके हिसाब से इसका इलाज शुरू होता है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो रोज़मर्रा में हम दर्द की दवा लेते हैं, इस बीमारी के लिए बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने की दवा है। पर ये दर्द की दवा अपने गठिया रोग विशेषज्ञ की देखरेख में ही लेनी है, क्योंकि दर्द की दवाइयों के अगर हम लॉन्ग टर्म तक लेते हैं तो उसके नुकसान होते हैं, उनको मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो वो मॉनिटरिंग गठिया रोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आजकल नई दवाइयाँ आ गई हैं जिसको हम बायोलॉजिक्स बोलते हैं, और वो बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं। उनको लेने से इन बीमारियों को इमीडिएटली हम रोक सकते हैं। और इन बायोलॉजिक्स दवाइयों को हम यूजुअली शुरू में तो कुछ महीने यूज़ करते हैं, और जैसे बीमारी कंट्रोल हो जाती है उसको धीरे धीरे कम करके और बंद कर देते हैं। और फिर पेशेंट्स को एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफ जीने के लिए बोलते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो ये बीमारी ठंड से बढ़ती है, तो ठंड का ध्यान रखें। ज़्यादा इनएक्टिविटी और ज़्यादा एक्सर्शनल एक्टिविटी इससे बढ़ती हैं, तो इसको अवॉइड करें। और एक स्मोकिंग से बढ़ती हैं, तो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। और कई बार देखा गया है कि नॉन वेजिटेरियन फूड वाले जो लेते हैं उनमें भी ज़्यादा होती है, तो वो भी अवॉइड करें। और एक अपना नॉर्मल एक्सरसाइज में वॉक सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके अलावा पेशेंट्स को 12 महीने नहाने में ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी से नहाए, तो वो पेशेंट बड़े एक्टिव फील करते हैं और स्टिफनेस वगैरह नहीं रहती है। और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। रेगुलर एक्सरसाइज में दो है, एक तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और अपनी स्पाइनल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, तो जिसको हम कह सकते हैं कि प्राणायाम और भुजंगासन, ये वो कर सकते हैं, या सूर्य नमस्कार। इन एक्सरसाइज को रेगुलर करने से वो पेशेंट ठीक रह सकते हैं। उनकी स्पाइन की जो मोबिलिटी है, जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अपने स्पाइन की मोबिलिटी को रोकती है, उसको ख़त्म करती है, उसको ऐसा करने से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको बैम्बू स्पाइन बनने से रोक सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि ये जो कमर की गठिया है, इसको समय रहते हमें डायग्नोसिस करना है। दूसरा, इसका समय जितना जल्दी से जल्दी हो इसका इलाज शुरू करना है, जिससे इस बीमारी को हम आगे बढ़ने से रोक सकें। और जो ये यंगस्टर्स को ये बीमारी होती है, तो वो अपने जॉब भी छोड़ देते हैं इस बीमारी के चक्कर में। तो वो ऐसा ना हो, वो अपना जॉब भी और अपनी पर्सनल लाइफ भी अच्छे से लीड कर सके। और ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसको हम कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं, जिसको हम नियर क्योर बोल सकते हैं।